हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत हमने सांख्यिकी विवरणों के बारे मापों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मापों के बारे में दो प्रकार के माप बताए गए थे सांख्यिकी विवरणों के, कि सांख्यिकी विवरणों के माप जो कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन दो माप बताई गई थी। इन दोनों मापों में से प्रथम जो माप बताई निरपेक्ष विभ्रम, एब्सोल्यूट एरर कहने का तात्पर्य, इसी के बारे में अध्ययन करते हुए थे। आज का जो हमारा बिंदु चलेगा इसी माप के बिंदुओं के अंतर्गत जो दूसरे प्रकार की माप बताई गई थी सापेक्ष विभ्रम, सापेक्ष विभ्रमों के बारे में अध्ययन। तो सभी विद्यार्थी अध्ययन कर लीजिए। अध्याय वही हमारा छठा अध्याय चल रहा है, सांख्यिकी विभ्रमों के माप। ठीक है बच्चों, सांख्यिकी विभ्रमों के माप। तो दो प्रकार के मापों के बारे में मैंने आपको बताया पूर्व वाली क्लास में, कि सांख्यिकी विवरण के जो माप है वह दो प्रकार के मापों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। जिसमें प्रथम जो भाग बताया गया था वह हमारा निरपेक्ष माप था। निरपेक्ष माप यानी एब्सोल्यूट एरर कहने का तात्पर्य है। और दूसरा हमारा है सापेक्ष माप। सापेक्ष माप कहने का तात्पर्य रिलेटिव एरर। इंग्लिश साउंड लिख लीजिए। RELAVATE एरर, ERROR रिलेटिव एरर। इसका एब्सोल्यूट एरर था फर्स्ट वाले का, SOLUTE एरर, ERROR। दो प्रकार के माप थे। प्रथम माप के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। दूसरे माप के बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्ययन करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं। नोट हैं छोटी बात कहने के बाद सेकंड माप डाल लीजिए, सापेक्ष माप। रिलेटिव एरर कहने का तात्पर्य है। नंबर 2 दूसरे एरर के बारे में अध्ययन करेंगे आज, सापेक्ष माप, सॉरी सापेक्ष विभ्रम। सापेक्ष विभ्रम, यहाँ माप भी कह सकते, यहाँ माप को मेजर कहते हैं इसलिए माप उठा रहा हूं मैं, विभ्रम लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, विभ्रम, ये भी हमारा विभ्रम है। सापेक्ष विभ्रम कहने का तात्पर्य हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर चलिए इसकी सामान्य डेफिनेशन जानते हैं। जिस प्रकार से हमने निरपेक्ष विभ्रम की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया, तो देखो विभ्रम किसे कहा जाता है। जैसे वास्तविक या अनुमानित आय के अंतर के अंतर का जो आधार अंतर होता है उसे निरपेक्ष विभ्रम कहा जाता है। उसी प्रकार सापेक्ष विभ्रम की डेफिनेशन होगी, वह क्या है वो लिखिए। निरपेक्ष विभ्रम का निरपेक्ष विभ्रम कहने का तात्पर्य हमारा आर ए माइनस ई, जो निरपेक्ष विभ्रम ज्ञात करते थे हम ए माइनस ई के आधार पर, यानी एक्चुअल वैल्यू और अनुमानित वैल्यू के आधार पर। तो निरपेक्ष विभ्रम का अनुमानित मूल्य से अनुमान के आधार पर इस मूल्य का आपने चयन किया गया है। तो निरपेक्ष विभ्रम का अनुमानित मूल्य से अनुपात ही सापेक्ष विभ्रम कहलाता है। अनुपात ही रिलेटिव एरर कहलाता है। सापेक्ष विभ्रम कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन सामान्य परिभाषा हो गई कि निरपेक्ष विभ्रम का अनुमानित मूल्य से अनुपात ही सापेक्ष विभ्रम कहलाता है। वैसे इसकी एक परिभाषा और डिफाइन, एक रूप से वो डिफाइन किया गया है। ये समझ में नहीं आया तो आप दूसरे रूप
दूसरे डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं अर्थात लिखकर। अर्थात 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 में क्या कहा गया? अर्थात में लिखिए कि यदि निरपेक्ष विभ्रम जो हमारा होता है, यदि निरपेक्ष विभ्रम को अनुमानित मूल्य से विभाजित किया जाए तो, विभाजित से तात्पर्य भाग देना कहने का तात्पर्य बच्चों, विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला भागफल ही, प्राप्त होने वाला भागफल ही कौन सा विभ्रम कहलाएगा बच्चों? सापेक्ष विभ्रम कहलाता है। सापेक्ष विभ्रम कहलाता है, यानी उसे सापेक्ष विभ्रम कहा जाएगा। तो दो डेफिनेशन हो चुकी है इसकी कि सापेक्ष विभ्रम किसे कहा जाएगा। जिस प्रकार से हमने पीछे वाले अध्यायों में अध्ययन किया था कि जो सापेक्ष निरपेक्ष विभ्रम जो होता है हमारा, उस निरपेक्ष विभ्रम के दो प्रकार के भाग बताए गए थे, उसी प्रकार यहाँ पर सापेक्ष विभ्रम के वही दो रूप है, दो भाग होते हैं। तो लिख लीजिए इस विभ्रम के भी दो रूप हैं। दो रूप बताए गए। कौन से रूप बताया गया? प्रथम रूप और द्वितीय रूप, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ठीक है बच्चों, पहला वही हमारा धनात्मक विभ्रम, पहला हमारा धनात्मक पॉजिटिव एरर कहने का तात्पर्य है। दूसरा हमारा ऋणात्मक विभ्रम। ये दो ही रूप बताए गए हैं इसके भी, कि जिस प्रकार से निरपेक्ष विभ्रम के जो दो रूप बताए गए थे, उसी प्रकार सापेक्ष विभ्रम के भी दो रूप बताए गए हैं, वही धनात्मक और ऋणात्मक। जो परिभाषा हमने निरपेक्ष विभ्रम में धनात्मक की पढ़ी थी, वही परिभाषा यहाँ ऋणात्मक या धनात्मक ऋणात्मक की रहेगी। यही जाने क्या है, जो धनात्मक की परिभाषा क्या थी? वास्तविक मूल्य का अनुमानित मूल्य से, क्या धनात्मक क्या थे बच्चों? वास्तविक मूल्य का अनुमानित मूल्य से अधिक होना ही क्या कहलाता था? धनात्मक विभ्रम कहलाता था। और वास्तविक मूल्य का अनुमानित मूल्य से कम होना ही ऋणात्मक विभ्रम कहलाता था। तो इसको समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं, वास्तविक मूल्य अधिक है अनुमानित मूल्य से, वास्तविक मूल्य का अनुमानित मूल्य से अधिक होना धनात्मक विभ्रम। और इसका यहां लिख देते हैं हम, वास्तविक मूल्य का अनुमानित मूल्य से कम होना, यानी अनुमानित मूल्य की वैल्यू अधिक होना, वह हमारा ऋणात्मक विभ्रम कहलाएगा। एक छोटा रूप हो गया हमारा यहाँ पर ये। इस विभ्रम को लर्न करने का वामूल्य का मतलब क्या है बच्चों? वामूल्य का मतलब हमारा वास्तविक मूल्य से है, वास्तविक मूल्य। और अनुमूल्य से मतलब क्या है वो भी समझ लो। अनुमूल्य से मतलब है अनुमानित मूल्य। कौन सा मूल्य है बच्चों? अनुमानित मूल्य। ये दो मूल्य बताए गए, ठीक है। ये दो प्रकार के वामूल्य जो ऊपर मैंने लिखा,
जगह कम होने का मैंने बामूल्य अनुमानित मूल्य कर दिया। तो इसकी परिभाषा याद करनी हो तो इतना सा याद कर लीजिए। वास्तविक मूल्य का अनुमानित मूल्य से अधिक होना धनात्मक विभ्रम, और वास्तविक मूल्य का अनुमानित मूल्य से कम होना ऋणात्मक विभ्रम कहलाता है। यहाँ तक कोई किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, स्वतंत्र हो। समझ आ गया यहाँ सभी विद्यार्थियों को? चलिए बहुत अच्छी बात है। सूत्र के रूप में यदि प्रकट समझा जाए तो मैं समझ सकते हैं इसको सूत्रानुसार। से विद्यार्थी सूत्रानुसार यदि वास्तविक विभ्रम को ज्ञात किया जाए तो उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। कहने का मतलब यहाँ ऐसे है, ये लीजिए ये सर सूत्र क्या बनेगा। अब इसका जो सूत्र बनेगा इसकी परिभाषा के आधार पर ही बनेगा। जैसे हमने पूर्व में यहाँ पढ़ा कि यदि निरपेक्ष विभ्रम को अनुमानित मूल्य से विभाजित किया जाए, किससे बच्चों? अनुमान एस्टिमेटेड वैल्यू कहने का मतलब ई, जिसका मैं संकेतांक पीछे पढ़ा भी था। इसका जो सापेक्ष विभ्रम का शॉर्टकट जो कुंजी हुई कहने का तात्पर्य आर ई। तो आर ई बराबर, अब निरपेक्ष विभ्रम का है तो निरपेक्ष विभ्रम ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है? सर आपको याद होगा पूर्व वाले क्लास में आपने अध्ययन भी किया था कि निरपेक्ष विभ्रम ज्ञात करने के लिए हमें एक्चुअल वैल्यू में से अनुमानित वैल्यू घटाया जाता था। तो यहाँ कोई हमारे यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए माइनस स्मॉल ई, ये निरपेक्ष विभ्रम हो गया। अब यहाँ आगे ये कह रहा है कि निरपेक्ष विभ्रम को अब a में से e की वैल्यू घटाई जाएगी, स्मॉल a में से स्मॉल e की वैल्यू घटाई जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारा निरपेक्ष विभ्रम। अब आगे ये कह रहा है इस निरपेक्ष विभ्रम को अनुमानित मूल्य से क्या करना है बच्चों? विभाजित करना है। क्या करना है बच्चों में? उसे विभाजित करना है। विभाजित कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? सापेक्ष विभ्रम, अर्थात विभ्रम मतलब अपोन क्या लगा दो? अनुमानित मूल्य, अर्थात e लगा दीजिए। अब a माइनस ई अपॉन ई हो जाएगा। इसका एक सूत्र और है, ये भी लिख लो या। अब दूसरा सूत्र क्या बताया गया है? दूसरा सूत्र बताया गया है आर ई बराबर अब आर ई बराबर क्या है? निरपेक्ष विभ्रम। निरपेक्ष विभ्रम को कहते हैं हम एब्सोल्यूट एरर, कहने का मतलब है ए ई। तो ए ई आर ई बराबर ए ई अपॉन स्मॉल ई। ये इसके दो फॉर्मूले हो गए, दो रूप हो गए। कहने का तात्पर्य आर ई बराबर स्मॉल ए माइनस स्मॉल ई अपॉन स्मॉल ई किया जाएगा, तब भी हम सापेक्ष विभ्रम रिलेटिव एरर ज्ञात कर सकते हैं। और ए ई कहने का तात्पर्य ए ई से मतलब निरपेक्ष विभ्रम, और निरपेक्ष विभ्रम से में स्मॉल ई का डिवाइड किया जाएगा तो भी हमारे क्या निकल के आएगा? सापेक्ष विभ्रम। इसका विस्तृत रूप लिख लीजिए, क्या लिखा जाएगा? आर ई बराबर क्या है? आर ई बराबर रिलेटिव एरर, आर ई एल ए वी ए टी ई रिलेटिव एरर ई डबल आर ओ आर। मैंने कहने का तात्पर्य हो गया सापेक्ष विभ्रम, सापेक्ष विभ्रम हमारा हो गया, ठीक है। और जो हमारा ये दिया हुआ था स्मॉल ए का मतलब है एक्चुअल वैल्यू, ए सी टी यू ए एल, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या हो गया बच्चों? वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। स्मॉल ई का मतलब बता रहे थे बच्चों एस्टिमेटेड, ESTIMATED, एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब हो गया अनुमानित मूल्य, लिख लो अनुमानित मूल्य। और ए और दिया हुआ है, ए का मतलब क्या है वो भी लिख लो, कैपिटल ए और कैपिटल ई। कैपिटल ए और कैपिटल का मतलब है एब्सोल्यूट एरर। क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट एरर, ABSOLUTE या ATE,
एब्सोल्यूट एरर ERROR एंड निरपेक्ष विभ्रम, जी हमारी 4 चीज दी हुई है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 चारों चीजें सूत्र अनुसार सूत्र के चारों रूप बता दिए मैंने। यहाँ पर यहाँ पे जो कैपिटल आर और ई लिखा हुआ है इसमें रिलेटिव एरर हो गया। स्मॉल ए का मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू वास्तविक मूल्य हो गया। स्मॉल ई जो लिखा है इसका मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई, यानी अनुमानित मूल्य हो गया। और कैपिटल ए और कैपिटल ई जो लिखा है इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष विभ्रम हो गया। तो मैंने आपको दो सूत्रों का वर्णन दिया, इन दोनों सूत्रों के द्वारा आप सापेक्ष विभ्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये दो सूत्र हो गए, नंबर 1 नंबर 2, दो सूत्र हो गए। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आप सापेक्ष विभ्रम की कैलकुलेशन कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है तो कह दो। चलो अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से सापेक्ष विभ्रम की गणना की जाएगी। यहां तक ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना, कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अध्ययन करते हैं। हम सापेक्ष विभ्रम के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सापेक्ष विभ्रम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? चलिए कैलकुलेशन गणना का अध्ययन करते हैं, इसी गणना किस प्रकार से की जाएगी। हेड डाल लीजिए गणना, गणन प्रक्रिया उदाहरण, इलस्ट्रेशन कहने का तात्पर्य। चलिए यहाँ करा देता हूँ उदाहरण, ये यहाँ समझ जाते हैं। उदाहरण क्या दिया हुआ है? उदाहरण के लिए हमारे पास जो प्रश्नावली दे रखी है उसमें उदाहरण दे रखा है। हमारे पास कुछ वास्तविक मूल्य दिए हुए हैं किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य। यहाँ पे वस्तु दे रखी है हमारे पास x, y और z, जैसे वास्तविक है अनुमानित मूल्य। अनुमानित मूल्य निम्न है। कौन से x, y, z? ये हमारी वस्तु हो गई 3। ठीक है, तीनों वस्तुओं के यहाँ पर हमारे एक वस्तु यहाँ लिख दीजिए वास्तविक मूल्य, यहाँ लिख लीजिए अनुमानित मूल्य। हमारे पास दे रखे हैं सब, x का, यहाँ y का, यहाँ z का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास वास्तविक मूल्य दिए हुए हैं 400। पूर्व वाले उदाहरण के अनुसार ही है 370 और 730 है, 730 और 1310 रुपए दिया हुआ है। अनुमानित मूल्य इसका बता रखा हमारे पास 390 है, इसका बता रहा है हमारे पास 720 और इसका बता रखा है 1300। हमारे पास निम्न है इनसे सापेक्ष विभ्रम की गणना करो, ये प्रश्न है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब वास्तविक मूल्य, अनुमानित मूल्य, वस्तु दे रखी है, इसका हल करना है हमें सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी देख लीजिए। हल कैसे निकालें? हल देख लीजिए इसका। कैसे हल होगा इसका? हमारे पास यहाँ पर निरपेक्ष विवरण नहीं दे रखा, सीधी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और अनुमानित मूल्य एस्टिमेटेड वैल्यू का मूल्य मान दे रखा है।
तो कहने का मतलब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना नहीं है, हमें इस सूत्र का प्रयोग कर रहा है। हमें केवल सापेक्ष विभ्रम की कैलकुलेशन करवाना चाहता है कि सापेक्ष विभ्रम किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। हमारे पास पूरी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सीधा कर लेते हैं हम। वस्तु, यहाँ वस्तु लिख लेते हैं, यहाँ गणन प्रक्रिया, यहाँ सूत्र लिख लो सर, सूत्र, यहाँ गणन प्रक्रिया, यहाँ लिख लीजिए सापेक्ष विभ्रम जो हमारा निकल रहा है। ठीक है बच्चों, वही 3 वस्तु दे रखी है हमारे पास, इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं मैं ना, ठीक है, ताकि तालिका बन जाएगी मेरी पूरी। यहाँ हमारे वस्तु लिख देंगे, जो हमारे पास वस्तु दे रखी है उस वस्तु में जिस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, सूत्र का नाम, सूत्र आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से गणना प्रक्रिया हो जाएगी, यहाँ सापेक्ष विभ्रम जो हमारा ज्ञात होकर आएगा उसके बारे में जाएगा। हमारा सबसे पहले हमारे पास वस्तु है एक्स वस्तु के लिए निकालते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स वस्तु, सूत्र हमें किसे निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है, सापेक्ष विभ्रम ज्ञात करना है, सापेक्ष विभ्रम सूत्र। सापेक्ष विभ्रम ज्ञात करने कौन सूत्र आएगा, इसमें ये वाला सूत्र आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम आर ई बराबर स्मॉल ए माइनस स्मॉल ई अपॉन स्मॉल ई, ये सूत्र का प्रयोग करना है। अब गणना प्रक्रिया के लिए हमारे पास ऊपर उपरोक्त प्रश्न के अंदर दे रखा है वास्तविक मूल्य से तात्पर्य हमारा स्मॉल ए हो गया बच्चों, और अनुमानित मूल्य से स्मॉल ई हो गया। ठीक है, ये 2 मूल्य हो गए हमारे पास। स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, यहाँ मान रख देते हैं, स्मॉल ए हमारे पास है 400, ये हमारे पास दे रखा है 390 अपॉन, अपने करना है ई कितना हमारे पास, ई वही 390 अपन हमने कर दिया 390। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। बराबर इसमें से छोटा कितना बचा, 10 बटा 390, 0 से 0 कट गई। अब 1 में भाग देना है, अब 1 में भाग देंगे इसमें 39 में, तो क्या जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 0.26। ये भाग देने के बाद आया हमारे पास, विभाजित करने के बाद, तो x वस्तु का सापेक्ष विभ्रम कितना हो गया, 0.26। इसी प्रकार तीनों वस्तुएं निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं y वस्तु का, सूत्र वही हमारा रहेगा आर ई बराबर स्मॉल ए माइनस स्मॉल ई अपॉन स्मॉल ई, ये हमारा सूत्र हो गया बच्चों। ठीक है, अब इस सूत्र के अनुसार गणना क्या कर देंगे, ए का मान हमारे पास दे रखा है y के लिए 730 माइनस बी का मान दे रखा है हमारे पास 720 अपॉन वही 720। यहाँ तक कोई दिक्कत, शाबाश, बहुत अच्छी बात। वही 10 बच गया ऊपर हमारा, यहाँ आ गया 720, 0 से 0 कट गई। अब 1 में 720 का भाग देंगे, इसमें बच्चों 1 में 72 का भाग देंगे, तो 1 में 72 का भाग देने पर आ जाएगा हमारा पास 0.15 भाग दिला ना, वैसे आएगा ये आंसर हमारा 0.15। मैं पहले कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, तुरंत विभाजन करने में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, अंतिम वस्तु हमारी जेड वस्तु के लिए अभी जो कैलकुलेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसी प्रकार से अपनाई जाएगी, यही प्रक्रिया होगी हमारी उसकी भी। लीजिए वही हमारा सूत्र क्या लग जाएगा बच्चों, आर ई बराबर ए माइनस ई अपॉन ई। ठीक है, वही ए का मूल्य हमारे पास दे रखा है 1310 और ई का मूल्य दे रखा है हमारे पास 1300 अपॉन 1300 हो जाएगा, बराबर इसमें से कितना बचा, वही 10 बच गया, यहाँ पर भी वही 1300, यहाँ पे 1300 नीचे आ ही जाएगा। अब ये 0 से 0 गई, और पुनः 1 के अंदर 130 का भाग देंगे, तो 1 में जब 130 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, लमसम 0.008, ये हमारा जेड का सापेक्ष विभ्रम। इस प्रकार से तीनों वस्तुओं का
इस प्रकार से x वस्तु, y वस्तु और z वस्तुओं का सापेक्ष विभ्रम ज्ञात हो जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से सापेक्ष विभ्रम के बारे में गणना की जाएगी। इसी प्रकार इसी बिंदु के अंदर एक बिंदु और दे रखा है बच्चों, वह हमारा प्रतिशत विभ्रम, यानी निरपेक्ष विभ्रम और सापेक्ष विभ्रम के साथ एक प्रतिशत विभ्रम भी ज्ञात करना हो तो प्रतिशत विभ्रम किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, इसी प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। हम पहले उसकी सामान्य डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी एक बार, किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, फिर प्रतिशत विभ्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिशत विभ्रम क्या है हमारा, ले लिया इसके सभी विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छी बात है। अगला हेडिंग डाल लीजिए प्रतिशत विभ्रम। चलो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ आपको, तो दोनों रूप हो जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है बच्चों, ये लो, इस बिंदु में खत्म करते हैं हम। नोट लिख लीजिए यहाँ पर, नोट के अंदर दिया हुआ है हमारे पास प्रतिशत विभ्रम, परसेंटेज एरर कहने का तात्पर्य है। प्रतिशत विभ्रम क्या होता है इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त कर ले। परिभाषा के माध्यम से प्रतिशत विभ्रम किसे कहा जाता है, लीजिए, यदि सापेक्ष विभ्रम को, यदि सापेक्ष विभ्रम, यदि सापेक्ष विभ्रम को 100 से गुणा कर दिया जाए तो 100 से गुणा कर दिया जाए तो, यदि सापेक्ष विभ्रम को 100 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त परिणाम ही प्रतिशत विभ्रम कहलाता है। ये इसकी प्रतिशत डेफिनेशन होगी, यदि सापेक्ष विभ्रम जो हमें प्राप्त हुआ है उस सापेक्ष विभ्रम को 100 से मैं गुणा कर दूंगा तो हमें प्रतिशत विभ्रम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, एक परिभाषा में एक डेफिनेशन बताई गई है, वो भी लिख लीजिए। सापेक्ष विभ्रम के, सापेक्ष विभ्रम के, सापेक्ष विभ्रम के प्रतिशत रूप का ही, रूप को ही, ऐसे कह दो, रूप को ही प्रतिशत विभ्रम कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा हुई प्रतिशत विभ्रम की, कि प्रतिशत विभ्रम किसे कहा जाएगा। अब इसी प्रश्न के माध्यम से इसका रूप परिवर्तित कर देते हैं। आपका प्रश्न ये रहेगा, हमारे पास सापेक्ष विभ्रम यहाँ पर ज्ञात हो चुका है 0.26, 0.15 और 0.08। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र लीजिए। सूत्रानुसार परसेंटेज एरर कहने का तात्पर्य है PERCAN, TAGERROR, परसेंटेज एरर कहने का तात्पर्य ये ज्ञात होगा। परसेंटेज एरर PR परसेंटेज एरर बराबर सिंपल सा है, सापेक्ष विभ्रम संकेतक हमारा RE था, तो सिंपल से लिख लीजिए, दो रूप कह सकते हैं हम।
आर ई मल्टीप्लाई पी ई बराबर आर ई मल्टीप्लाई 100। ये हो गया पहला सूत्र। ठीक है, दूसरा सूत्र कह रहे हैं आर ई कैसे क्या है, उसको लिख दीजिए सीधा, या आर ई पी आर बराबर पी ई बराबर ए माइनस ई कह दो, या डायरेक्ट जो कहना चाहो उस रूप में भी कह सकते हैं हम, ए माइनस ई अपॉन ई मल्टीप्लाई 100। ये इसके दो सूत्र हो गए बच्चों। दोनों सूत्रों में प्रॉब्लम है तो कह सकते हो, किसी को कुछ पूछना हो, जानकारी प्राप्त करनी हो तो पूछ सकता है। आशा करता हूँ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे इस प्रकार दोनों सूत्रों के माध्यम से प्रतिशत विभ्रम का अध्ययन कर लिया जाएगा। इसी प्रश्न के अनुसार ले सकते हैं हम x y z, ये हमारे पास दे रखी हैं। इन तीनों के यहाँ पर हमें तालिका के अंतर्गत है, यहीं भी एक तालिका बना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ तुरंत आ जाए। यहाँ वस्तु, यहाँ दे रखा है आपको सापेक्ष विभ्रम। ठीक है, यहाँ आपको ज्ञात करना है प्रतिशत विभ्रम। ठीक है, वस्तु वही हमारी तीन वस्तु दे रखी है हमें, x y z। ठीक है, ये पहली वस्तु के लिए हो जाएगा, यहाँ दूसरी वस्तु के लिए हो जाएगा, यहाँ तीसरी वस्तु के लिए हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष विभ्रम हमारे पास दे रहा कितना कितना, x वस्तु का हमारे पास सापेक्ष विभ्रम है 0.26, y वस्तु कितना है हमारे पास 0.15 और z हमारे पास आया है 0.008। ये हमारे पास तालिका के अंतर्गत उपरोक्त उदाहरण के अंतर्गत दे रखे थे सापेक्ष विभ्रम। ठीक है बच्चों, सापेक्ष विभ्रम हमारे पास ज्ञात हो चुके हैं ये। चलिए, दिख रहा है सभी विद्यार्थियों का। अब हमें प्रतिशत विभ्रम ज्ञात करना है, तो प्रतिशत विभ्रम कैसे ज्ञात होगा, ये लिख लीजिए, पी ई बराबर, सीधा ये उत्तर आ गया हमारे पास, आर ई मल्टीप्लाई 100। चलो इसको ऐसे छोटा छोटा रूप कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, पी ई बराबर आर ई मल्टीप्लाई 100, ये इसका सूत्र हो गया। सूत्र के अनुसार तीनों का मान रख देंगे हम। तो आर ई हमारे पास दे रखा है 0.26, तो पी ई बराबर 0.26 मल्टीप्लाई 100, दो है, दो संख्या बाद जीरो लगा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा मान से हो जाएगा 2.6%। एक संख्या ये होगी, दूसरी संख्या यहाँ नहीं, इसको जाएगा 2.6%। 0.15 वही पीई परसेंटेज एरर, 0.15 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 1.5%। कहने का तात्पर्य 1.5%। और अंतिम तीसरा है पीई बराबर 0.008 मल्टीप्लाई 100, तो बराबर दो संख्या बाद 1 और 2, तो यानी जगह 0.08%। 8% कह सकते हैं इसको हम, दो संख्या यहाँ से हट जाएगी हमारी, तो इसका हो जाएगा 8%। ये हमारे पास मान हो जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ कर सकते हैं किसी भी रूप में। कहने का तात्पर्य जो आपको जैसा आपको दिख रहा होगा उसी के अनुरूप इस प्रकार से इनके परसेंटेज यानी प्रतिशत विभ्रम ज्ञात कर लिए जाएंगे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो कह सकता है वो इस प्रकार से उपरोक्त समीकरण के आधार पर, ये इसी के आधार पर मैंने निकाल दिया आपको। सापेक्ष विभ्रम यहाँ दे रखे थे, सापेक्ष विभ्रम के आधार पर प्रतिशत विभ्रम की गणना भी हो गई। ठीक है, ये हमारा आज का बिंदु खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका है। कल आगे आने वाले क्लास में हम एक उदाहरण और ले लेंगे समझने के लिए आप लोगों को, जिसमें तीनों विभ्रमों के बारे में समझा दिया जाएगा, या फिर जो नया बिंदु हमारे पास जो भी होगा उस नए बिंदु के बारे में अध्ययन कर लेंगे। ठीक है बच्चों।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आज ही के समय इसी समय पर इसी क्लास के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। समझ में आ रहा हो तो अवश्य दबाना, कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो अवश्य पूछना। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। सभी विद्यार्थी एक बार समझ लेना इसको। ले लिया इसको तो सब विद्यार्थियों ने, चलिए बहुत अच्छी बात।